हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 9 अर्थशास्त्र के लिए है। यह वीडियो अर्थशास्त्र का अध्याय 3 यानी निर्धनता एक चुनौती से संबंधित है। इस वीडियो में अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों का हम उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। भारत में जब निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है तो कुछ विशेष सामग्री का विचार किया जाता है, जैसे कि जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताएं, कपड़ों की आवश्यकताएं, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षणिक व्यवस्था और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया था। वर्ष 2011-12 के सर्वेक्षण के अनुसार अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति की प्रति माह आय 816 रुपया या इससे कम है, ठीक इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले किसी व्यक्ति का आय प्रति माह 1000 रुपये या इससे कम है, तो ऐसे व्यक्ति गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह 5000 रुपये प्रति माह है। अब हम कल्पना करते हैं कि अगर कोई ऐसा परिवार है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जिनमें परिवारों में सदस्यों की संख्या 5 है, चूंकि प्रति व्यक्ति आय 816 रुपये है, तो ऐसे परिवार की आय अगर 4080 रुपये या उससे कम है तो ऐसे परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा। ठीक इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवार जिसमें सदस्यों की संख्या 5 है, तो प्रति व्यक्ति जो आय निर्धारित की गई है वह है 1000 रुपये। इसीलिए ऐसे परिवार की आय अगर 5000 रुपये प्रति माह या उससे कम है तो ऐसे परिवार निर्धनता रेखा के अंतर्गत आएंगे। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए जाते हैं। इस प्रकार भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? हमें इस प्रश्न के जवाब में बताना है कि वर्तमान समय में निर्धनता का जो आकलन किया जाता है इसकी जो तरीका है क्या यह सही है? इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, निर्धनता रेखा का आकलन खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित है। भारत में निर्धनता आकलन करने के लिए विशेष पदार्थों की यानी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि खाद्य सामग्री की आवश्यकता, कपड़ों की आवश्यकता, जूते, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर आधारित है। जबकि इसमें नौकरी के कम अवसर, पीने के पानी में कमी, सफाई व्यवस्था, सामाजिक स्तर आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगर निर्धनता आकलन करते समय व्यक्तियों में नौकरी के अवसर, उन्हें साफ पानी मिलता है या नहीं, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, वैसे व्यक्ति का सामाजिक स्तर क्या है, इन सारे पहलुओं को अगर सम्मिलित किया जाए तो निर्धनता आकलन का तरीका बेहतर हो सकता है। अतः निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही नहीं है। प्रश्न संख्या 3,
भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। भारत में निर्धनता अनुपात में महत्वपूर्ण गिरावट आई है जब हम देखते हैं वर्ष 1973 से वर्ष 1993 तक, जहां वर्ष 1973 में निर्धनता अनुपात 55% था, वहीं यह घटकर 1993 में 36% हो गया। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 26% पर आ गया। अनुमान है अगले कुछ वर्षों में निर्धन लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आएगी। अगर इसी तरह से भारत में निर्धनता अनुपात गिरते जाएं, तो ऐसा उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में भारत में निर्धन लोगों की जो संख्या है वह 20% से भी नीचे आ जाएगी। अगला है प्रश्न संख्या 4। भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। भारत में जो निर्धन लोग हैं ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग अनुपात में हैं, यानी प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों की जो अनुपात है वह अलग अलग है। बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में अब भी निर्धनता एक गंभीर समस्या है। अगर हम निर्धन राज्यों की बात करें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। ऐसे राज्यों में अब भी निर्धनता एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। भारत के निर्धन राज्यों में उड़ीसा और बिहार सबसे अधिक निर्धन राज्य हैं। यहाँ निर्धनता प्रतिशत उड़ीसा में 47% जबकि बिहार में 43% है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। ऐसे राज्यों में ग्रामीण निर्धनता तो है ही, साथ ही साथ ऐसे राज्यों में शहरों में निवास करने वाले लोगों में भी निर्धनता अधिक पाई जाती है। केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में गिरावट आई है। अगर हम उन्नत राज्य की बात करें जहां निर्धनता बहुत ही कम है, तो वैसे राज्य है केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल। ऐसे राज्यों में निर्धनता अनुपात काफी कम है दूसरे राज्यों की तुलना में। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य कृषि के क्षेत्र में सफल रहे हैं। अगर हम कृषि की उन्नति की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में कृषि क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है और कृषि क्षेत्र में उन्नति होने के कारण यहाँ के लोगों को अधिक रोजगार प्राप्त हुई है, जिससे निर्धनता में कमी आई है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, वह है भूमि सुधार उपायों को लेकर। भूमि सुधार उपायों से पश्चिम बंगाल में निर्धनता कम करने में विशेष सहायता मिली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं। भारत में ऐसे कौन कौन से सामाजिक समूह हैं और आर्थिक समूह हैं जो निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निर्धनता के समक्ष सर्वाधिक असुरक्षित सामाजिक समूह है। अगर हम भारत में निर्धनता के समक्ष सर्वाधिक असुरक्षित सामाजिक समूह की बात करें तो वह है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसी प्रकार ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार,
शहरी मजदूर परिवार, महिलाएं, वृद्ध लोग एवं बच्चियां निर्धनता के प्रति असुरक्षित आर्थिक समूह हैं। कुछ ऐसे भी आर्थिक समूह हैं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिक का परिवार, इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में मजदूर परिवार, महिलाएं, वृद्ध लोग और बच्चियां। ऐसे समूह असुरक्षित आर्थिक समूह हैं क्योंकि ऐसे समूहों में विशेष करके परिवार के संसाधनों की आपूर्ति ऐसे समूह को बहुत ही कम मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। भारत के विभिन्न राज्यों में निर्धनता का अनुपात अलग अलग है। इसका कारण क्या है यह हमें बताना है। प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है, हरित क्रांति का प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। 1970 के दशक के समय भारत में हरित क्रांति का उद्भव हुआ। ऐसे क्रांति का जो प्रभाव है वह भारत के कुछ ही राज्यों तक सीमित रहा। अगला कारण है, राज्य सरकारों द्वारा हस्तशिल्प, कृषि, घरेलू उद्योग और वस्त्र उद्योगों की उपेक्षा। राज्य सरकार अपने अपने अनुसार नीति निर्माण करती है। राज्य सरकार के द्वारा हस्तशिल्प, कृषि, घरेलू उद्योग और वस्त्र उद्योगों की अक्सर उपेक्षा की जाती है, जिसके कारण भी विभिन्न राज्यों में निर्धनता बनी हुई है। ब्रिटिश उपनिवेशक काल से ही भारत के राज्यों में निर्धनता का स्तर भिन्न रहा है। जब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की थी, इससे पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम में थे। ऐसे समय से ही भारत के राज्यों में निर्धनता का स्तर अलग अलग रहा है। यह भी एक कारण है कि वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों में निर्धनता का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार अगला कारण है, अलग अलग राज्यों की सरकारों की आर्थिक नीति में असमानता। राज्य सरकार अपने अनुसार आर्थिक नीति बनाती है। अलग अलग आर्थिक नीति के कारण भी राज्यों में निर्धनता का स्तर अलग अलग है। इसी प्रकार अगला जो कारण है वह इस प्रकार है कि अधिक जनसंख्या वाले राज्य जैसे कि असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या अधिक है। इनमें प्रमुख राज्य है असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऐसे राज्यों में जो भूमि संसाधन है यानी उपलब्ध जमीन, इसकी मात्रा कम है और इसका एक कारण है कि यहाँ के लोग अभी भी निर्धन बने हुए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अभ्यास का प्रश्न संख्या 7। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, वैश्विक निर्धनता का निर्धारण विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार की जाती है। विकासशील देशों में अत्यंत निर्धन व्यक्ति प्रतिदिन $1 से कम आय पर जीवन निर्वाह करता है। विश्व स्तर पर जो निर्धनता का निर्धारण किया जाता है यह विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक के अनुसार जो विकासशील देश में रहने वाले अत्यंत निर्धन परिवार हैं, निर्धन व्यक्ति है, ये प्रतिदिन $1 से भी कम आय पर अपना जीवन निर्वाहन करता है। वैश्विक रूप से यह अनुपात 1990 के 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया। जहां यह अनुपात 1990 में 28% था, वहीं यह घटकर 2001 में 21% हो गया। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 60.6 करोड़ से घटकर 2001 में 21.2 करोड़ हो गई। अगर हम 1981 की बात करें तो चीन में निर्धनों की संख्या 60.6 करोड़ थी, जबकि 2001 में यह घटकर मात्र 21.2 करोड़ हो गई। यानी विश्व बैंक के अनुसार चीन में भी निर्धनों की संख्या में गिरावट आई है।
भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में निर्धनों की संख्या में इतनी तीव्र गिरावट नहीं हुई है। अगर हम कुछ देशों की बात करें, जैसे कि उसमें शामिल हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, ऐसे देशों में भी निर्धनता की संख्या में कमी आई है, लेकिन इतनी तीव्र कमी नहीं आई है जितनी कि चीन में आई है। यानी चीन के तुलना में ऐसे देश कम विकास की है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी। पहले रूस में ऐसा माना जाता था, आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, कि यहाँ कोई निर्धन व्यक्ति नहीं है, लेकिन अब रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति निम्नलिखित हैं। भारत सरकार के द्वारा भारत में निर्धनता को कम करने के लिए कुछ विशेष रणनीतियां अपनाई गई हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। इसमें पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। वर्ष 2005 में भारत सरकार ने मनरेगा योजना लाई, जिसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण मजदूरों को 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। इस योजना के परिणाम स्वरूप भारत में ग्रामीण निर्धनता में काफी हद तक गिरावट आई है। अगला योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसी प्रकार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी सरकारी रणनीति में से एक है, जो निर्धनता उन्मूलन के लिए उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी ग्रामों के विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा लाई गई एक योजना है। अब देखेंगे अभ्यास का अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें। प्रश्न है, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले हम देखेंगे पहला प्रश्न, यानी मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। मानव निर्धनता का अभिप्राय केवल आय की कमी तक सीमित नहीं है। अगर व्यक्ति की आय में कमी हो तो सिर्फ इसी तक ही सीमित नहीं है मानव निर्धनता की परिभाषा। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का उचित स्तर न मिलना। अगर किसी व्यक्ति में आय की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का उचित स्तर नहीं मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति मानव निर्धनता के द्योतक हैं। अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा की सुविधाओं और सफाई व्यवस्था में कमी, जाति, लिंग भेद आदि मानव निर्धनता के कारक हैं। इसी प्रकार प्रश्न ख में पूछा गया है, निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है? इसका उत्तर लिखेंगे। महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चों को अति निर्धन माना जाता है, क्योंकि उन्हें परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है। अगर हम आर्थिक समूह की बात करें तो महिलाएं, वृद्ध लोग और बच्चियां ये ऐसे आर्थिक समूह हैं जो अति निर्धन माने जाते हैं, क्योंकि परिवार में उपलब्ध संसाधनों तक इनकी पहुंच नहीं होती या बहुत ही कम होती है। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न हमने देखा हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या है? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में मनरेगा लाई, जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता है ग्रामीण परिवार के लिए कम से कम 100 दिनों की रोजगार उपलब्ध कराना।
इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह वर्ष में 100 दिन के लिए ग्रामीण परिवार के लिए रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य बिंदु है। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा। मनरेगा योजना के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई आवेदक 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त नहीं करता है तो ऐसे आवेदक दैनिक बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा और सरकार को यह बेरोजगारी भत्ता देना होगा। प्रारंभ में यह विधेयक प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में और बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया गया। केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी प्रकार राज्य सरकार भी राज्य रोजगार गारंटी कोष स्थापित करेगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हमने समझा और उन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो का आप लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।